गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज़। तो हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? प्लानिंग। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आज का चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजिंग था। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग की। तो व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स human efforts, assemble resources and integrate both into a unified whole to be utilized for achieving specified objective। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं किसको? ह्यूमन एफर्ट्स को, और असेंबल करते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज जो कि हमारे फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, और फिर ह्यूमन एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं सो दैट हमारे स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए थे अर्लियर वो अचीव हो जाएं और हम उन सभी गोल्स को अचीव कर पाएं जो हमने प्रीवियसली सेट किए थे। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को, किस तरीके से? इनटू अ यूनिफाइड होल, एक सिंगल एक्टिविटी में, एक ही डायरेक्शन में, जिससे हम सभी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। दैट इज व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। Now comes to the definition of organizing। तो organizing की definition क्या हो गई? It is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating authority and responsibility, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively and together in accomplishing objectives। तो इसका भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। मीनिंग क्या बना? इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो भी हमने वर्क था हमारा उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहले क्या क्या टास्क हैं उन्हें ग्रुप कर देते हैं, सिमिलर टास्क को एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और फिर डिफाइन करते हैं डेलीगेशन को, डेलीगेशन देते हैं किस चीज़ का? अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और फिर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन द पर्सोनल फॉर द पर्पस, किस पर्पस से? जिससे कि लोगों को, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव तरीके से मिलके काम करें सो दैट ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड, जिससे हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है वर्क को, ग्रुपिंग की जाती है, डेलीगेशन किया जाता है किसका? अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और स्टैब्लिश किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट सो दैट आपको ये पता लग जाए कि कौन से सुपीरियर के पास क्या क्या अथॉरिटीज है और उनके अंडर में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, और आपका इमीडिएट सुपीरियर कौन है जिसको आप अकाउंटेबल होंगे, जिससे कि वर्क को इफेक्टिव तरीके से किया जा सके सो दैट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। और इसी के बेसिस पे हम अब बात करने वाले हैं, इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हमारे कुछ स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के जो हमें परफॉर्म करने होते हैं अंडर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं सभी स्टेप्स का। तो पहला स्टेप जो है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और डिवीजन कर लेते हैं वर्क का। दूसरे में डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं उन्हीं सभी वर्क का। थर्ड वन, असाइन कर देते हैं ड्यूटीज, और फोर्थ, स्टैब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसी को एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब इस स्टेप में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क से। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया? एक पूरे टास्क को एक कुछ स्मॉलर जॉब्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हर एक जॉब को एक इंडिविजुअल को असाइन हम कर देते हैं उनके स्किल्स और उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, जिससे कि उनके बीच में स्पेशलाइजेशन आए और डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाए। तो मेन जो पर्पस था आइडेंटिफिकेशन का वो था कि एक तो स्पेशलाइजेशन मिले, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाए, और हम अपने कामों को अच्छे से कर पाए, और उन एम्प्लॉइज को भी वो काम दिया जाए जो उसके हिसाब से उनके पास स्किल्स और क्वालिफिकेशन है। हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। Our second step is डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? इस स्टेप में जो भी हमने जो वर्क हमने डिवाइड किया था स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर जॉब्स में, और उन्हें एलोकेट कर दिया था,
अब उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर उन्हें ग्रुप करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है, फर्नीचर बनाती है, तो वहां पर सिमिलर टास्क को एक ग्रुप में हमने असाइन कर दिया और उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो इसका मतलब इस स्टेप के अंदर हम करने क्या वाले हैं कि ग्रुपिंग करने वाले हैं। ग्रुपिंग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए, और वो बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बेस बना सकते हैं फंक्शंस को, हम बेस बना सकते हैं प्रोडक्ट को, हम बेस बना सकते हैं टर्सरी को, और हम बेस बना सकते हैं कस्टमर को और प्रोजेक्ट को। तो इन बेसिस पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हमने ग्रुपिंग करी है मार्केटिंग और सेल्स के बेसिस पर, हमने ग्रुपिंग करी है प्रोडक्शन के बेसिस पर, हमने ग्रुपिंग करी है फाइनेंस के बेसिस पर, हमने ग्रुपिंग करी है ह्यूमन रिसोर्स पर, और हमने ग्रुपिंग करी है परचेजिंग पर, और हमने ग्रुपिंग करी है पब्लिक रिलेशंस पर। तो ग्रुपिंग का जो हमारा बेस है वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और वो फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो टर्सरी भी हो सकती है, वो कस्टमर भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो ग्रुपिंग होता है ये किस पे बेसिस पर होता है, जो नेचर है उस ग्रुप का, उस टास्क का, उसके बेसिस पर हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिससे कि सिमिलर एक्टिविटीज उस ग्रुप के अंडर में आ जाए। और हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड स्टेप। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जैसे ही हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब उन डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर इट इज वेरी नेसेसरी टू एलोकेट वर्क्स टू द मेंबर्स अंडर ईच डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट्स के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, उन्हें अब काम देने का वक्त आ गया है। तो हम उनके स्किल्स के और उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उन्हें ड्यूटीज असाइन कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, द वर्क मस्ट बी असाइन्ड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट। अब यहाँ पर जो काम दिया जाता है वो उस बेसिस पे दिया जाता है, उस पर्सन को दिया जाता है जो उस काम के लिए परफेक्टली फिट है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके पास जैसी स्किल्स और क्वालिफिकेशन है, उनकी ड्यूटीज को उसी तरीके से असाइन किया जा सके, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस इफेक्टिव तरीके से और 100% अपनी आउटपुट परफॉर्म कर पाए, जिससे हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। तो ये हमारा कौन सा स्टेप था, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अभी तक हमने कितने स्टेप परफॉर्म किए, फर्स्ट इज identification and division of work, second one departmentalization, and third one assignment of duties। हमारा फोर्थ जो स्टेप है वो है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इस स्टेप के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि एक सुपीरियर के ऊपर सुपीरियर कौन है, वो किसके लिए अकाउंटेबल है, उसे कहाँ से ऑर्डर मिलने वाला है, और वो अकाउंटेबल और आंसरेबल किस सुपीरियर के लिए होगा। तो ये रिलेशनशिप शो करता है हमारा ये स्टेप। अंडर दिस स्टेप ईच एम्प्लॉय शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he is accountable और answerable। इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि आपको कहाँ से ऑर्डर मिलने वाला है, जिससे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए कि आपको ऑर्डर करने के लिए सुपीरियर कौन है, और एट द सेम टाइम आपको अकाउंटेबल किसके सामने होना पड़ेगा, आप आंसरेबल किसके सामने हैं। ये रिलेशनशिप का पता हमें इस स्टेप के थ्रू पता लग जाता है। तो इस तरीके से हमने चारों स्टेप्स अपने डिस्कस कर लिए। तो चारों स्टेप्स को एक बार वापस से बात कर लेते हैं, क्या क्या थे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड वन डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन assignment of duties, और last establishing reporting relationship। Okay, our next topic is now importance of organizing। हाँ, अब बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या हमारे सामने सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। तो इसको भी हमने कुछ हेड्स में, कुछ पॉइंट्स में एलोकेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। वो पॉइंट्स क्या क्या है एक बार जरा ब्रीफ पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला, बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमें इसका फायदा मिलता है, डिवीजन ऑफ वर्क का और स्पेशलाइजेशन का। नंबर टू, क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशनशिप में। थर्ड वन, रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और नंबर फोर्थ, अडॉप्ट करते हैं हम चेंजेस को इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेल्प मिलती है। नंबर सिक्स, पर्सोनल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, और हमारी बिजनेस 7th पॉइंट में हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है और ग्रो करता है वेरी रैपिडली, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हमारा पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस का वो है बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो हमने बात की थी कि हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क करने से होता क्या है कि यदि आपको काम एक छोटे छोटे यूनिट्स में हमने डिवाइड कर दिया और एक पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से हमने असाइन कर दिया वो टास्क, उससे क्या होने वाला है, उसे उस पर्टिकुलर जॉब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फाइनली वो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पीड बढ़ने से परफेक्शन आएगा और स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे सामने, जो इसको किससे मिलने वाला है,
ऑर्गेनाइजिंग से मिलने वाला है। तो ये क्या क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से क्या मिलने वाला है? स्पेशलाइजेशन। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है कि भाई एक पर्टिकुलर जॉब किसको असाइन की गई है, उसे पता है कि भाई मेरा वर्क क्या है, मेरी जॉब्स क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूँ, कौन मेरा सुपीरियर, इमीडिएट सुपीरियर और मेरे अंडर में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जिससे लाइन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर रहती है। जॉब्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन क्लैरिटी से मिलता है और कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती क्रिएट, जिसके वजह से बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। तो क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, आपके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रहता है। Our third point of importance of organizing is optimum utilization of resources। तो हम organizing की हेल्प से अपने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अब वो रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है कि हम अपने फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें और कोई भी ओवरलैपिंग को अवॉइड करें, जिससे कि वेस्टेज बिल्कुल कम से कम हो जाए, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और हमारा प्रॉफिट बिल्कुल मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का, कि हमें हेल्प करती है यूटिलाइजेशन करने में किसका? रिसोर्सेज का। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अडॉप्टेशन टू चेंज। एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? वो हमें हेल्प करती है किसमें? कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ले पाए बिजनेस के अंदर। यदि कोई भी हमें मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस लेके आना है अपने बिजनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द चेंज विच टेकन प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, हम उसे इजीली अडॉप्ट कर पाए, उसको मॉडिफाई कर पाए अपने बिजनेस के अंदर में, जिससे हम जो चेंजेस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो हम फेस करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से हम अपनी बिजनेस सिचुएशन को चेंज कर पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है हमें हेल्प करता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो। Our next point, number 5th, is effective administration। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से ही हम अवॉइड करते हैं कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कोई डुप्लीकेशन ना हो टास्क का, वर्क का, सभी वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएं, जिससे कि क्या मिलता है हमें? जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी मिलती है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन फाइनली लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी हेल्प से हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? नंबर 5। नंबर 6 पे आते हैं अब हम। 6 पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जो इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। ये स्टिमुलेट करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किसको? मैनेजर्स को, उनकी क्रिएटिविटी को इनहांस करता है, जिससे कि वो इनिशिएट करें और जो माइंड में उनके न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी आ रही है, इनोवेशंस आ रही है, वो उसको एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें। इससे क्या होने वाला है? उनकी इंडिविजुअली ग्रोथ होने वाली है, डेवलपमेंट होने वाली है। ये भी एक प्लस पॉइंट है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। एंड आवर लास्ट पॉइंट टुवर्ड्स importance of organizing is expansion and growth। This particular point is relates to the business organization only। इसकी हेल्प से क्या होने वाला है? ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम नई जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, हम नए डिपार्टमेंट्स बना पाएंगे, हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे, नई टर्जरी सोच पाएंगे जहां पे हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करने, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले हैं, हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ने वाला है। एट द सेम टाइम फाइनली हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा और ग्रोथ होगी और हमारे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स जो हमने 7 के 7 डिस्कस किए, ये क्या बता रहे थे हमें? सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर होता क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स को एक इंटरप्राइज के, कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के शो करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ने के साथ हमें मालूम होना चाहिए एक और टॉपिक, इंटररिलेटेड टॉपिक है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्यों जरूरी है हमें ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ने में? तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। ये एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा नंबर जो एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स के नंबर को शो करता है, जो एक सुपीरियर इजीली मैनेज कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पे 2 फिगर दिख रही हैं, यहाँ पे हमने 2 पैटर्न ले लिए मैनेजमेंट के। एक नंबर टॉप पर एक पर्सन जो कि सीईओ हो सकता है, उसके नीचे कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, उसके नीचे कुछ उसके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जो रेशियो बनाई गई वो 1:2 की बनाई गई। आपको क्लैरिटी से दिख रहा है, यानी एक सुपीरियर 2 लोगों को हैंडल कर रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर भी एक सुपीरियर 2 लोगों को हैंडल कर रहा है। तो हमें यहाँ लग रहा है कि एक सुपीरियर की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो 2 लोगों को बहुत ईजिली कंट्रोल और मैनेज कर सकता है। जबकि दूसरी पिक्चर में हमें दिख रहा है
है कि एक सुपीरियर 5 लोगों को आराम से इजीली मैनेज कर रहा है और उसके अंडर में कुछ इंप्लॉइज को डाल दिया गया है जिनको वो इजीली मैनेज कर लेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या शो करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम आपने लोगों को या अपने एम्प्लॉइज को, अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को दिया है। सेकेंडली, आपके सुपीरियर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है ऑफ सबऑर्डिनेट्स को लेके। कैपेसिटी क्या है किसकी? सुपीरियर्स की, और कैपेबिलिटीज किसकी है? सबऑर्डिनेट्स की। यानी आपको यदि विश्वास है कि अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि आपके नीचे 4-5 सबऑर्डिनेट्स भी हो तो आप उनको आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट यदि आपको लग रहा है कि आपके सबऑर्डिनेट्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, आपको बार बार गाइडेंस देनी पड़ेगी, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, देन इन दैट केस आपको लगता है कि भैया सबऑर्डिनेट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके अंडर में, तो वो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और थर्डली, फिजिकल लोकेशन की आप कहां पर सिचुएटेड है उसके हिसाब से भी आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट होती है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर ही, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली? तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये शो करता है कि डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, उनकी अथॉरिटीज क्या है डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से। उसी बेसिस पर हमने इसके कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम इसकी बात करें, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप्ड adopted by an organization will vary with the nature and types of activities। यानी ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म करने वाले हैं। The organizational structure can be classified under 2 categories। मेन कितनी कैटेगरीज हैं इसकी? 2 ही कैटेगरीज हैं। उन 2 कैटेगरीज के नाम क्या है? फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम अपने नेटवर्क को, जॉब पोजीशंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ओनली, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, इस दोनों डायग्राम्स के थ्रू हमने पिक्चर जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है कि हमने पहले वाले केस में टॉप पोजीशन पे हमें दिख रहा है सीईओ है, जबकि उसके अंडर में कुछ 6 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं हमने, जो कि पूरे के पूरे बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर बेस करके। जैसे पहले डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मार्केटिंग एंड सेल्स, सेकंड का है प्रोडक्शन, थर्ड का फाइनेंस, फोर्थ का ह्यूमन रिसोर्स, फिफ्थ का परचेजिंग और लास्ट वन पब्लिक रिलेशंस। इस बेसिस पर हमने नेटवर्क जॉब्स डिसाइड करी, डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो ये किसको शो कर रहा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर को। वेयर सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। उसमें हमने डिवाइड किया है उसको उनके डिविजन्स के बेसिस पर, यानी प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो टर्सरी हो सकती हैं, वो लोकेशंस हो सकते हैं। उस बेसिस पर यदि हम अपने नेटवर्क जॉब्स को डिफाइन करेंगे, डिपार्टमेंट्स को बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिविजन्स किस बेसिस पर हुई हैं? हमारे प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हुई हैं। तो प्रोडक्ट्स के नाम क्या क्या दिख रहे हैं हमें? जैसे पहले प्रोडक्ट का नाम है बुक्स, सेकंड का है पीरियोडिकल्स, थर्ड का स्टेशनरी और फोर्थ का म्यूजिक एंड मूवीज। इस बेसिस पर हमने यदि अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, बनाया है स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इनके बारे में वन ऑन वन हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में बात करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर in jobs of similar nature are grouped into major functions and these major functions are organized as separate department. This kind of organizational structure classifies people according to the function they perform. A person will be in charge of each department. In case of manufacturing concern we have production, purchase, marketing, finance. यानी हमने इसमें बेस क्या कर दिया बेसिकली, जब हम अपने नेटवर्क्स को अपने सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं किसके बेसिस पर? मेजर फंक्शंस के बेसिस पर, तो उसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, पब्लिक रिलेशन। हम इस बेसिस पर यदि कोई स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। सबसे टॉप पर हमने रखा मैनेजिंग डायरेक्टर को, उसके अंडर में हमने 4 फंक्शंस डिपार्टमेंट बना दिए। पहला प्रोडक्शन मैनेजर, सेकंड फाइनेंस मैनेजर, थर्ड मार्केटिंग मैनेजर और फोर्थ पर्सनल मैनेजर। और हमने देखा कि हर पर्टिकुलर फंक्शंस के अंडर में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, उसके लिए हमने उसका सब डिवीजन कर दिया। जैसे यहाँ पर दिखाया गया मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में हमने 4 एक्टिविटीज डिफाइन की हैं। फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इज सेल्स, थर्ड इज कस्टमर सर्विस, फोर्थ इज मार्केटिंग रिसर्च। ऐसे ही हम बाकी हमारे फंक्शंस जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं, उसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यदि इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए
जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिसके बारे में बात करते हैं, इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका गुड़गांव के अंदर है, और वो मार्केटिंग जो अपना डिपार्टमेंट बना के लोकेट करके बैठे हैं वो है फरीदाबाद में। तो ये क्या किस में डील कर रहे हैं, बेसिकली ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट हो रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट के केस में हम किसको ऑप्ट कर सकते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को। बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कब किया जाता है, जब एक सिंगल प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है जो कि क्या है, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डिपार्टमेंट्स जो बनाए होंगे वो किस बेसिस पर बना सकते हैं, फंक्शनल बेसिस पर। वो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे पहला फंक्शन हो गया मार्केटिंग एंड सेल्स, ये कहाँ पर है उनका, फरीदाबाद में। तो एक हम डिपार्टमेंट इसके बेसिस बना सकते हैं। दूसरा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि कहाँ पर है, गुड़गांव, तो ये लोकेशन गुड़गांव की है। और थर्ड वन जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका, कहाँ पर, दिल्ली में। तो हमने क्या देखा कि इनके जो फंक्शंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, परचेजेस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। इस बेसिस पर यदि हम इनके स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। और यही बेस्ट सूटेड है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर लार्ज स्केल पे काम हो रहा हो, एट द सेम टाइम वो एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हो। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी कंपनी है जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है और वो लार्ज स्केल पे काम करती है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है उसके, तो उस केस में हम उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इनकी इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे आगे, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को लेके। तो बात करते हैं फर्स्ट एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज को हमने कंपैरेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। पहला एडवांटेजेस, स्पेशलाइजेशन मिलती है, इससे बेटर कंट्रोल मिलता है और कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलती है। इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है और हमें इकोनॉमी स्केल का फायदा भी मिलता है। इससे ट्रेनिंग देना ईजी हो जाता है और हम जो जिस पर्टिकुलर चीज को अटेंशन देना चाहते हैं उन्हें ड्यू अटेंशन दे पाते हैं। वेयरएज इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, इसमें हम ज्यादातर अपने एम्फेसिस देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अपने का मतलब डिपार्टमेंटल, यदि मैं मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से डील करता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मेन हेड हूं मैं, तो मेरा कंसर्न मेनली फाइनेंस के ऊपर होगा, मैं बाकी चीजों को ओवरलुक कर दूंगा, इससे बिजनेस के गोल शायद अचीव ना हो पाए। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड इज प्रॉब्लम इज कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प मिलती नहीं है इससे, क्योंकि हम केवल अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और कई बार इसकी वजह से जो इंटर डिपार्टमेंटल है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी इशू रहता है, इसमें ज्यादा चेंजेस करना आसान नहीं होता। इसी के बारे में वन बाय वन वापस से बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमें सबसे पहला एडवांटेज क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर हेड में डील कर रहे होते, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डील कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज जो कि सिमिलर टास्क से रिलेटेड है, जैसे मार्केटिंग, तो आपको मार्केटिंग के बारे में पूरा का पूरा परफेक्शन हो जाती है, आप उस टास्क को बहुत इजीली कर पाते हो, जिसकी वजह से आप स्पेशलाइजेशन ले पाते हो उसके अंदर और अपने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सुपरविजन सेकेंड एडवांटेज है, इजी सुपरविजन। क्योंकि आप फेमिलियर टाइप के कामों को देख रहे होते हो तो उनको सुपरवाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के कामों को आपने सुपरवाइज करना है, तो वो एक ईजी टास्क है। थर्ड एडवांटेज क्या हो गया, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। क्योंकि आप सेम टाइप के फंक्शंस को बार बार देख रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी स्पेशलाइजेशन आती है और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इससे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट को भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हो। नंबर फोर्थ इज इफेक्टिव ट्रेनिंग। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग जो दी जाती है एम्प्लॉइज को वो उनके लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि उनको उसी टाइप की एक्टिविटीज जो पहले से परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी के अंदर उनको डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनका उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ता है और उनको ट्रेनिंग में मजा भी आता है, जिससे कि वो अपना 100% आउटपुट दे पाते हैं वाइल ऑन ट्रेनिंग। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर गिवन ट्रेनिंग और प्रोडक्शन टेक्निक्स ओनली, क्योंकि हमें पता है फेमिलियर टाइप की ट्रेनिंग ही उनको देनी है। जिस टास्क में वो, जिस एक्टिविटी में वो डील कर रहे होते हैं उससे फेमिलियर टास्क की ही ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो ट्रेनिंग एक इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट होती है। लास्ट वन एडवांटेज पॉइंट क्या है, लोअर कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे कम हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि हम अच्छे से काम कर रहे होते हैं, स्पेशलाइजेशन मिलती है, डुप्लीकेशन नहीं होती, वेस्टेज कम होती है, कहीं ना कहीं जिसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट में। हमारी कॉस्ट भी कम होती है और हम अपने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज मैंने बताया था क्या है, वो है एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। आप
आपका कंसर्न केवल अपने डिपार्टमेंट के लिए होता है। जिस डिपार्टमेंट को आप हेड कर रहे होते हैं आप केवल उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आप बाकी डिपार्टमेंट्स के इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिससे ओवरऑल जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है और उसको आप शायद अचीव नहीं कर पाते। तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप को सुपीरियरिटी से शो कर रहे होते हैं। फाइनेंस बोलता है मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, जिससे उनके बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और थर्ड वन, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। उनको कोऑर्डिनेट करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है, उनको फैसिलिटेट करने में, एक दूसरे की एक्टिविटीज को जिसमें कोऑर्डिनेशन बनाए उसमें भी डिफिकल्टी आती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। पहले बात कर ली हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की, हमने उसका मीनिंग डिफाइन किया, उसके एग्जांपल देख लिए, उसके बाद उसके बारे में पढ़ा कि उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सुटेबल किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो काफ़ी लार्ज है तो हम किसको ऑप्ट कर सकते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा पॉइंट क्या मिल सकता है हमें, जब एक्टिविटीज जो है वो डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बट वो लाइन डील कर रहे होते हैं सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, उस केस में हम उसको बोल सकते हैं कि हमें ऑप्ट करना चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज जहां पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इन सभी केसेस में हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने बात की थी फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर क्या फर्क है, उसमें फर्क क्या हुआ, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स में वो डील कर रहे होते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्ट करना चाहिए, हमें ऑप्ट करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर वेयर देयर आर सेपरेट डिविजन्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ईच डिवीजन हैविंग फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो उस बेसिस पर हमें बात करनी चाहिए जब एक से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं और हर प्रोडक्ट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ सकता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो उस केस में हमें ऑप्ट करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसके टॉप पर हमें दिख रहा है एमडी, जो कि उसका मेन हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके अंडर में हम दिख रहे हैं कि हमने डिवीजन जो किया नेटवर्क का, जो स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क किया वो किसके बेसिस पर किया, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, जहाँ पर हमें 4 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। पहला है टेक्सटाइल, सेकंड है सीमेंट, थर्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज कंप्यूटर्स। यदि हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम किसका एग्जाम्पल बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर में, जैसे यहाँ पे एल&टी का दिख रहा है, यहाँ पर हमने कुछ देख रहे हैं कि उसके अंडर में कुछ 7 प्रोडक्ट्स डील कर रहा है, वो 7 में पावर्स में डील करते हैं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं, मशीनरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आईटी एंड कम्युनिकेशन में डील करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, और हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर का। अब हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में थ्रू आउट अच्छे से बात करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि हमने इसमें लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस कर सकते हैं, इसको और भी तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, तो पहला प्रोडक्ट्स का हो गया टेक्सटाइल, सीमेंट, फूड प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, और इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर वही फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे जो हमने पहले भी पढ़े थे, जो कि प्रोडक्शन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, सेल्स हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। बट हर डिपार्टमेंट के लिए फंक्शन सेपरेटली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बार जब डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन किया वो हमने फंक्शंस के बेसिस पर नहीं किया, हमने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर किया। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर का। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल किसके बेसिस पर बनाया, पहले हमने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स पर। हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, वही बात हमने जो पहले की थी, दिख रहा है यहाँ पर, हमने किसके बेसिस पर करा, ये प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं क्या क्या है, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, गारमेंट्स, फुटवेयर, और इन सभी आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट्स के अंडर में ज़्यादातर सिमिलर टास्क, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो इस तरह के यदि हम फ्रेमवर्क को चुनते हैं, स्ट्रक्चर को चुनते हैं, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब अभी ये डिवीजन किसके बेसिस पर किया गया, प्रोडक्ट के बेसिस पर। अब इसका डिवीजन और भी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम बेस कर रहे हैं इसका डिवीजन किसके बेसिस पर, टर्सरी के बेसिस पर। जैसे हमने नॉर्थ डिवीजन बना दिया, ईस्टर्न डिवीजन बना दिया, साउदर्न डिवीजन बना दिया, और उसके बाद वही फंक्शन, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग का फंक्शन हर डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना होगा, और प्रॉप पोजीशन पे वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, या सीईओ हो सकता है। तो यदि इस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर का। बट इस बार ये किसके बेसिस पर हुआ है, टर्सरी के बेसिस पर। तो हमने देखा पहले हमने प्रोडक्ट के बेसिस पर किया, बाद में टर्सरी के बेसिस पर किया। अब
एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिविजन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वी गार्ड, वो कंपनी कहाँ पे कर रही है काम, लीड कर रही है केरला के अंदर। इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो डील करते हैं इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, अम्यूजमेंट पार्क, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और उनके सभी डिपार्टमेंट्स में बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फंक्शंस परफॉर्म होने वाले, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो इस केस में बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली बात प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम बात करते थे कौन सी स्पेशलाइजेशन की, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की, जबकि हम जब बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर में तो यहाँ पर बात की जाएगी स्पेशलाइजेशन कौन सी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिससे हमें बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाली है और फैसिलिटेट मिलने वाली है। यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन होगा इंटरप्राइज का, इससे भी प्रमोशन मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी को और इनिशिएशन मिलता है, क्योंकि हर डिवीजन फंक्शन जो काम करता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए कर रहा होता है और अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। उसकी इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ग्रो करता है और फाइनली वो लीड करता है बिजनेस के ग्रोथ के अंदर और एक्सपेंशन के अंदर। तो ओके, हमने बात कर लिया अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद डिविजनल स्ट्रक्चर की भी बात कर लिया। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जल्दी से एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो पहला एडवांटेजेस, स्किल डेवलपमेंट होती है क्योंकि आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं बार बार। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ पर लैक कर रही है, जिससे कि हमें पता लगाना है कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल था, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसको फिक्स करना यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। नंबर थर्ड, यहाँ पे डिसीजन लेना आसान है क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अपने लिए डील कर रहा है, तो उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डिले नहीं होने वाला उनका एक्शन। एट द सेम टाइम बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ भी होने वाली है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर के। पहला, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिवीजन ऑफ फंड्स एलोकेशन। जब बात होगी फंड्स एलोकेशन की तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने फील्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा। तो उस केस में क्या होने वाला है, जैसे मान लो एक सीमेंट डिपार्टमेंट है, वो बोल रहा है भाई हमें फंड्स की ज्यादा जरूरत है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस में डील करता है जो डिपार्टमेंट, वो बोलेगा भाई हमें फंड्स की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर डिवीजन जब बात हो रही होगी फंड्स की तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। एट द सेम टाइम सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज्ड कॉस्ट, क्योंकि हर आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में वही सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ डुप्लीकेशन भी हो सकता है काम का, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे भी पड़ने वाला है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट हो गया इसका डिसएडवांटेज का, वो है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अपनी अपनी अथॉरिटीज को सब मिस यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने लिए हर डिपार्टमेंट में अपना एक हेड होता है और वो अपनी अथॉरिटीज को अपने डिपार्टमेंट पे डाल सकता है, उसकी वजह से वो अपनी अथॉरिटीज को मिस यूज भी कर सकता है, उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं बिजनेस के अगेंस्ट जा सकता है। तो हमने बात करी अभी फिलहाल शॉर्टकट्स में बात की डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। अब इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहला एडवांटेज हमने पढ़ा था वो था प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अब यहाँ पर हमने डिवीजन जो किया वो किसके बेसिस पर किया, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसी टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे और वो सब काम, वो सभी एक्टिविटीज उसी प्रोडक्ट को इनहांस करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। हेंस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, सो अटेंशन ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन परमिट्स इट्स ग्रोथ एंड फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या होने वाला है, मान लीजिए एक डील कर रहे थे हम कॉस्मेटिक्स के अंदर, तो उनको कॉस्मेटिक्स में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, वो सारी नॉलेज होगी उनको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो उसके बेसिस पर जो काम करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बिजनेस ग्रोथ करेगा। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन बिकम इजी, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में एक तरीके के काम होने वाले हैं, ऐसा उससे रिलेटेड काम ही होने वाले हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना भी आसान हो जाएगा और उससे फिक्सेशन करने में भी हमें हेल्प मिलने वाली है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं हम, फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसान हो जाएगा। डिविजनल जो हमारे हेड्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं फॉर प्रॉफिट्स, जैसे रेवेन्यू और कॉस्ट रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। जैसे मुझे पता लगाना है कि भाई किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये आसान हो जाएगा। वहां पर क्या होता था, हम पता नहीं लगा पाते थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वहां फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, वहां फंक्शंस के बेसिस पर डिवीजन किया था, तो वहां एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते थे, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट था वहां पर। बट यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आप कितनी रेवेन्यू आपने क्रिएट की, कितना प्रॉफिट आपका हुआ, कितनी कॉस्ट आपने इनकर करी, और फाइनली कितनी ग्रोथ करी अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट के अंदर। तो ये आसान होता है पता लगाना, इससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में ग्रोथ अच्छी हो रही है और कौन से में नहीं, और इनके फ्यूचर में हमें कोई लाइन ऑफ प्रोडक्ट को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो वो करना भी आसान होता है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम दे हैव परफॉर्म्ड। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है पास्ट में, उस बेसिस पर हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है अच्छे से वर्क कर रहा है और ग्रो कर रहा है,
उसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है उनकी, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, वेयर एज जो अच्छे से काम नहीं कर रहा उसको हम शट डाउन कर सकते हैं या डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा जो एडवांटेज का है वो है इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, यानी डिविजन स्ट्रक्चर से फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, हम चाहें तो थोड़े बहुत चेंजेस इसमें कर पाते हैं और जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमें किसी सुपीरियर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में आप पूरे, आपके पास ऑटोनॉमी होती है, आपके पास पूरी फ्रीडम होती है अपने पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इससे जल्दी काम होता है और आसानी से होता है और डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे अब हमने, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। Okay, our first disadvantage is conflict may arising among different division। अब different division जो हमने जिस बेसिस पर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। जैसे मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर्स इन ईच डिवीजन में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट, क्योंकि हर मैनेजर किस पे फोकस कर रहा होता है, अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा होता है, और वो इग्नोर करता है किसका इंटरेस्ट, बाकी का इंटरेस्ट इग्नोर करता है, जिससे कहीं ना कहीं देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन, जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, और वो कंफ्यूजन कई चीज़ों को लेके हो सकती हैं। जैसे उनको हमने रिसोर्सेज अच्छे से नहीं दिए, किसी डिवीजन को ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज से है, यानी फंड्स ज़्यादा रेस कर दिया किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी के लिए कम किया, या जहाँ पे जरूरत ज़्यादा थी वहाँ पर कम हो गया, तो उनके बीच में भाई उसको ज़्यादा फंड हमने रिलीज कर दिया और हमारे लिए कम फंड रिलीज किया है, हमें ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, हमारे यहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज है। ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो अराइज हो सकते हैं अमंग डिफरेंट डिवीजन। सेकेंडली इज chances of duplication, there may be duplication of activities, यहाँ पर भी duplication हो सकती है, which leads to high operating cost, जिसकी वजह से खर्चे हमारे बढ़ सकते हैं। हम हो सकता है एक ही कामों को दो बार करें। अब एक मान लीजिए कहीं पर हमने मार्केटिंग के लिए कुछ कैंपेन किया हुआ है, तो यदि हमने मार्केटिंग का एक ही फंक्शन डिपार्टमेंट बनाया होता तो वो दोनों लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कर सकता था, यदि सेम हेड पे वो पॉसिबल थी। बट इस केस में क्या हो गया, क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, वो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, तो दोनों के मार्केटिंग हेड्स अलग होंगे, तो वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चुन रहे होंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग का खर्चा है वो डुप्लीकेट हो गया, दोबारा करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, जिसके ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी बढ़ने वाली है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट हमें दिख रहा है वो है सेल्फिश एटीट्यूड। यहाँ पे सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है, हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, दूसरे डिविजन्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो इस एटीट्यूड को हम बोल सकते हैं सेल्फिश एटीट्यूड, जिससे कहीं ना कहीं हम कंसर्न जो हमारा बिजनेस के लिए हमारा जो कंसर्न था उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये एक एटीट्यूड भी एक डिसएडवांटेज पॉइंट है, किसके लिए, डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए। अब इस बेसिस पर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो स्टडी की है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के लिए सुटेबल है। जब भी हम बात कर रहे हो लार्ज वैरायटी की, डिफरेंट वैरायटी की बात कर रहे हो या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, तो हमें कौन सा सुटेबल लगेगा स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेजरी के बेसिस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तब भी हम उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो बेसिस थे जहां पर हम जज कर पाएंगे कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। अब हमने अच्छे से स्टडी करा इसमें चैप्टर के अंदर, अभी लास्टली जो टॉपिक डिस्कस किया वो क्या था, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर एक थोड़ा ब्रीफ कंपैरिजन देख लेते हैं इनका एक बार। तो ये ब्रीफ कंपैरिजन दिख रहा है हमें, जिसमें दिख रहा है आपको सबसे पहले हमने कुछ बेसिस पर इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहला बेस हमें दिख रहा है फंक्शन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिविजनल होता है वो किसके बेसिस पर होता है, फंक्शंस के बेसिस पर होता है। जबकि जो हमारा डिविजनल बेसिस पर जो हमारा डिवीजन होता है प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट्स का, वो किसके बेसिस पर होता है, प्रोडक्ट लाइंस या लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। अब इसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा बेसिस का। फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है वो किस पे होता है, फंक्शंस पे। जैसे एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग का काम कर रहा है तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा मार्केटिंग एक्टिविटीज में। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे जो स्पेशलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी एक जो डिविजनल हेड होगा जो अपने प्रोडक्ट में डील कर रहा है, जैसे सपोज एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है या मान लीजिए एक सीमेंट जो डिपार्टमेंट है, वो अपने पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा। जबकि फंक्शनल में किस में बात कर रहे थे, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। थर्ड पॉइंट की बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर कोई दूसरे फंक्शंस के ऊपर लाद देगा अपनी प्रॉब्लम्स को कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जबकि हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि कौन से डिपार्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। और फोर्थ पॉइंट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजर की इंडिविजुअली जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है कि नहीं होती, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही तरह के कामों को कर रहे होते हैं। जहाँ पर आप
डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हो तो आप नए नए डिसीजन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट बहुत ईजी होती है और वो नए नए आइडियाज़ लेके आता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। वो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, क्योंकि डिफरेंट सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है वो, यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए उसकी डेवलपमेंट के लिए चांसेस बहुत कम है, रिजिड है। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जब कॉस्ट की बात करें तो यदि हमें कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए चूज करना हो कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, तो हम किसको चूज करेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, यहाँ पे खर्चे कम होते हैं। जबकि हम बात करें डिविजन स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट के अंदर अंदर फंक्शनल बेसिस पर भी अलग अलग हेड्स जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने बोला कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, तो उस कॉस्मेटिक के अंदर भी काम करने वाले बड़े सारे लोग होंगे। मार्केटिंग हेड होगा, ह्यूमन रिसोर्स हेड होगा, प्रोडक्शन हेड होगा उसके अंदर में, ऐसे ही एचआर हेड होगा, पीआर हेड होगा। तो वो सब खर्चे को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज होती है हमारी कॉस्ट, जबकि यहाँ पर इकोनॉमिकल रहती है। अब लास्ट पॉइंट जो इसके डिफरेंस का है वो है कोऑर्डिनेशन। तो फंक्शनल बेसिस पर जब हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होगा। यदि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बट यदि आपने डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लैरिटी है मिल गई कि यदि हम सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे तो बेटर क्या है? फंक्शनल। और यदि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो बेटर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक बार जल्दी से रिव्यू करते हैं। आज हमने बात की कि मीनिंग क्या है पहले ऑर्गेनाइजिंग का, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हमने बात की उसके प्रोसेस की, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, फिर उसके इंपॉर्टेंस की बात की, और फिर हमने फाइनली बात की फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, और उसी के टॉपिक सब टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। वो क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उनकी सुटेबिलिटी क्या है। और उसके बेसिस पर हमने थोड़ा सा ये कंपैरेटिव स्टडी भी करी दोनों के बीच में, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बेसिस में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आज की क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो इसी के आगे के टॉपिक्स जो हमारे रह गए हैं उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो अभी तक के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ वीडियो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड केस स्टडीज़ और जो भी असाइनमेंट बुक्स में अवेलेबल है आपके पास, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसको गो थ्रू करेंगे। और यदि कोई ट्रबल आती है इससे रिलेटेड टॉपिक्स में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर द डे। आपको होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप मुझे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज भी करेंगे आगे के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।